चलो भाई, कल पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया था हमारा। आज अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। देखो ज़रा, कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? संसद पूरी कर ली ना। संघीय कार्यपालिका पे आ जाओ, 96 पेज नंबर 96। बी पार्ट है संघीय कार्यपालिका। ये ना कूलर बंद कर दो थोड़ी देर, 15 मिनट में समझा दूं, फिर चला देना, बंद कर दो इसको। चलो सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। अब एक टॉपिक आज नया शुरू कर रहे हैं, संघीय कार्यपालिका। आज जो पढ़ाऊंगी अब ये अगले पूरे हफ्ते काम आएगा, आज का बेस, क्योंकि इसमें हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, मंत्री परिषद की। हमने इसका बेस पढ़ा था बहुत थोड़ा सा, और हमने जाना था कि कुछ लोगों की शपथ का लिखित में कुछ प्रावधान था। कौन सी अनुसूची में? 3 में। लेकिन वहाँ हमने याद किया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ नहीं थी उस अनुसूची में। कौन सी अनुसूची थी वो? तीसरी में, इसमें नहीं थी। फिर हमने कुछ अलग से पढ़ा था, 60, 69 और 159, इन दोनों का जिक्र आएगा। अब हमने राष्ट्रपति के बारे में याद है, आर्टिकल्स 52, 54, 56, 58, 60, 61, 72, ये याद आए कुछ सारे इसी के बारे में। अब इसको डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तुम्हें बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन फिर भी अब इसको पेपर के नज़रिए से तैयार कर लेंगे, जो दोबारा जल्दी ना पढ़ना पड़े। भारत में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? ये भारत का हर चीज़ का मुखिया है, हर चीज़ का मुखिया। से मेरा मतलब है चाहे वो सरकार की बात करें या वो बात कर लें आपकी तीनों सेनाओं की, हर भारत के आदमी के नाम से पहले सबसे पहले किसका नाम लिया? राष्ट्रपति। ये भारत का प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक। हम भी हैं नागरिक, लेकिन आपका और मेरा नाम कहीं लिस्ट में थोड़ी है कि हम अलग से नागरिक हैं। अगर लिस्ट बनी हुई है भाई भारत के नागरिक, तो उसमें सबसे पहला नंबर किसको दिया गया? तो ये बहुत बड़ी पोस्ट, और इतनी बड़ी है कि इसके खिलाफ जब ये इस पोस्ट पे बैठा है ना, तो कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर कोई भी आदमी क्राइम कर देता है तो मुकदमा दर्ज होता है ना। इस पोस्ट पे जब तक ये है, न तो फौजदारी न दीवानी, यानी न तो ये जो है ना शादी ब्याह टाइप के, और न उस तरह के। और अगर फौजदारी की बात करूं तो क्राइम की बात कर रही हूं मैं, इसको तो भूल ही जाओ जो इस पोस्ट पे बैठा है। अगर दीवानी मामले में भी फंस गया ना किसी कारण से, तो इसको 2 महीने पहले इस पोस्ट पे बैठे इंसान को बताया जाएगा, सर आपके खिलाफ इस आदमी ने इस जगह से ये रिपोर्ट कर दी। तो मैं याद है, इस तरह की बातें आम आदमी को नहीं बताई जाती, इसको सब कुछ बताया जाएगा। अगर कभी हुआ, आज तक कभी किसी राष्ट्रपति को इस तरह के मुकदमे में नहीं फंसाया गया, यानी इस पोस्ट की इज्जत भी बहुत ज्यादा है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का प्रधान कमांडर, पहला नागरिक, और सारी जितने तुम्हारे देश में नियम कानून बनते हैं, इसके हस्ताक्षर के बिना तो आज तक कभी कोई कानून बन ही नहीं पाया। हो सकता है लोकसभा राज्यसभा से पहले ये कानून बना दे, क्योंकि इसको एक खास पावर दी गई है, अध्यादेश। लेकिन वो इसके साइन के बिना, तो सोचो इसकी पावर कितनी है कि उनकी जरूरत नहीं है, ये अध्यादेश से नियम बना देगा, लेकिन इसके साइन के बिना कोई भी बिल या विधेयक, कानून नहीं बनेगा। तो ये बहुत बड़ी हस्ती है। हम इंडिया में एक बार बार शब्द यूज करते हैं, भारत रिपब्लिक देश है। रिपब्लिक, इसका क्या मतलब है? हम गणतंत्र व्यवस्था का अंग हैं। इसका मतलब हमारे देश का जो सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा आदमी कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये निर्वाचित है। एक बात। दूसरी बात, ये प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं है अमेरिका की तरह। फिर कैसे है ये? अप्रत्यक्ष। तुमने अपने देश के लिए एमपी चुने, तुमने अपने देश राज्य के लिए एमएलए चुने। हर राज्य में एमएलए हैं, मतलब 28 राज्यों में एमएलए होंगे, उन्हीं में हर कोई ना कोई सीएम भी होगा। आपके देश में 2 तरह के एमपी हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये सारे लोग मिलकर आपके देश के मुखिया का चुनाव करते हैं। आप जनता इनको बनाते हो और ये बनाते हैं देश के राष्ट्रपति को। तो क्या ये आप प्रत्यक्ष इसमें शामिल हैं? नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष है भाई। अगर हम इनको ना बनाए तो ये कैसे बनेगा? यानी हमने कोई ना कोई रोल प्ले किया, डायरेक्ट नहीं था। कोई भी आदमी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सीट पर आना चाहता है
तो उसके लिए कंपलसरी है उसकी एज कम से कम कितने साल की हो, 35 साल मिनिमम एज दी गई है, मैक्सिमम कुछ नहीं है। आपके देश में आज तक सबसे बड़ी उम्र का आदमी 77 साल का राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा था, यानी मैक्सिमम का प्रावधान नहीं है, मिनिमम एज का है। बहुत कॉमन सी बात है, भारत का क्या हो वो नागरिक, और आप अच्छी तरह जानते हैं नागरिकता के नियम हमने 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़े थे ना, 11 में। तो भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं लिखा कि मूल नागरिक हो, नागरिक मतलब नागरिक हो, उसकी लायकियत इतनी हो कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। सदस्य बनना नहीं है, सदस्य बनने के लायक हो। ये अलग बातें हैं। बन गया तो वो एमपी कहलाएगा, फिर वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। बनने के लायक होना चाहिए, वो एमपी ना हो। कोई भी एमपी अगर राष्ट्रपति बनेगा तो उसे एमपी का पद त्यागना पड़ेगा, और इसीलिए कहते हैं कि सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि एमपी हो। तो ये 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। समझ में आ गई है? आपके देश में जितने राष्ट्रपति आज तक बने हैं ना, आप किसी का उठा के पढ़ लेना, डायरेक्ट कोई आज तक भारत में राष्ट्रपति नहीं बना। ये सब या तो पहले कहीं ना कहीं राज्यपाल रहे होंगे, या किसी बड़ी पार्टी के बड़े लीडर्स रहे होंगे, या कहीं के सीएम, और उससे पहले वो क्या बने होंगे, एमएलए या एमपी रहे होंगे। यानी जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ना, जिनका इस फील्ड में एक पकड़ है, मजबूत पकड़, या तो वो एमएलए है, उनमें से कोई सीएम बन गया। जैसे हम जानते हैं नीलम संजीव रेड्डी, याद है कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश। ज्ञानी जैल सिंह जी कहाँ के थे, पंजाब। ये दोनों एग्जाम्पल सीएम के हैं। सीएम पहले क्या बना होगा, एचडी देवगौड़ा देख लो, एमएलए थे। ऐसे ही राज्यपाल की बात करूं, प्रेजेंट वाले बिहार के राज्यपाल ही तो थे। अभी कल परसों बाईपास हुआ है ना दिल्ली में, तो ये राज्यपाल थे। ऐसा आज तक कोई नहीं है। सिर्फ एक साइंटिस्ट को छोड़ दो, वो तो खैर बहुत बड़े आदमी थे, एपीजे अब्दुल कलाम। ना वो राज्यपाल थे, ना सीएम, ना एमएलए, ना एमपी, ना कोई अलग से लीडर। वो इकलौते हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका भी नाम तो बहुत बड़ा था ना, साइंटिस्ट थे, इकलौते हैं ये। बाकी सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में काम करके 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तब आए हैं। सबसे जवान राष्ट्रपति आज तक किस उम्र का बना है, और ये कौन था, नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश का सीएम, 2 बार लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे। यानी एक्सपीरियंस के बाद नंबर आ सकता है देश के राष्ट्रपति की लिस्ट में। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, आपके देश में 4 चीजें हैं। लोकसभा में आप अच्छी तरह जानते हो 543 मेंबर हैं। ये 2 की बात अब मत करना। कौन से 2 की बात, एंग्लो इंडियन अब नहीं है, इसलिए अब पुरानी बात हो गई। यहाँ की बात करें 233 प्लस 12, ये 12 कौन थे, एक्सपर्ट्स, आज भी हैं, और अभी तो उम्मीद नहीं है कि खत्म होंगे। एंग्लो खत्म हो गए, ये नहीं हुए। विधानसभा टोटल आपके देश में 30 हैं, 28 राज्यों की और दिल्ली और पौंडीचेरी की। और जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था यूनियन टेरिटरीज का एक पार्ट जिसमें तुमने आर्टिकल्स पढ़े थे, तो याद करो आर्टिकल थे से संबंधित था, और एक अमेंडमेंट बताया था 69 और 70वें संविधान संशोधन में कहा गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी के जो भी एमएलए होंगे वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यानी इसका अमेंडमेंट याद रखना। विधान परिषद का एक भी इंसान इसमें हिस्सा लेने नहीं आएगा। तो 4 चीजें आपके देश में हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ये राज्य के स्तर पे काम करती हैं, ये देश के स्तर पे, ये संसद का पार्ट है, ये विधान मंडल का पार्ट है। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन हर राज्य में विधानसभा जरूर है, और हर राज्य का मुखिया सीएम ही होगा, क्योंकि राज्य चलेगा ही सीएम से। इसका मतलब हुआ, इसको भूल जाओ। इन 3 में से इन दोनों का डिजिट भी तुम्हें याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनको नहीं बुलाते। एक्सपर्ट्स को कहते हैं सर आप मत आना। इन 30 में अलग अलग नंबर के एमएलए हैं, 60 से लेके 500 के बीच का आंकड़ा है। इक्के दुक्के अपवाद हैं जो आगे पढ़ेंगे, जैसे गोवा है या आपका ये अरुणाचल है, कुछ एक्सेप्शनल है, वो अलग चीज है, भूल जाओ। ये मेजॉरिटी है, 60 एमएलए कम से कम और मैक्सिमम 500, इनके बीच में। 2 एग्जाम्पल अपने अपने याद रख लो। जैसे यूपी की बात करें 403 है, हरियाणा की बात करें 90 है, दिल्ली की बात करें 70। ये किससे किसके बीच की बात हो गई, 60 से 500। अब कहीं से 70 आदमी आए, आर्टिकल अगर हम संशोधन 70 की बात कर, इसकी बात करें 70वें की, तो दिल्ली के 70 आ गए। ऐसे पूरे देश के अलग अलग जगह से
30 जगहों से अलग अलग डिजिट के बहुत सारे लोग मिलके आएंगे, ये हजारों हो जाएंगे, हजारों। ये सब आएंगे किसके इलेक्शन में हिस्सा लेने? इनमें कहेंगे अपने अपने राज्य से एंग्लो इंडियन को मत लाना। क्या आप एंग्लो इंडियन हैं? तो हमें चिंता ही नहीं, हमें सिर्फ क्या याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। केवल निर्वाचित इन दोनों में तो है ही निर्वाचित, सिर्फ इसमें है मनोनीत। कितने मनोनीत? 12। पहले हम अलग से याद करते थे कि संसद में राष्ट्रपति कितने लोगों का मनोनयन करता है। अब पहले हम 14 याद करते थे, अब हम क्या कहेंगे? 12, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन पिछले साल से हटा दिए गए, बनाए ही नहीं, 2019 में बनाए नहीं तो हटाने भी नहीं पड़े। ये इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। आपके देश में राष्ट्रपति जो बनेगा ना, उसको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कंपलसरी बना दिया। 50 लोग उस आदमी के नाम का प्रस्ताव रखें और 50 लोग उसके नाम का अनुमोदन करें। इसे कहते हैं प्रपोजर, ये सेकेंडर्स। ये 100 लोग उसके घर परिवार के पड़ोसी नहीं होंगे, ये 100 लोग होंगे या तो एमपी लोकसभा और राज्यसभा के, या एमएलए कहाँ के? विधानसभा। और अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा? इसके इलेक्शन में यही हिस्सा लेने आए थे ना, यानी यही लोग इसके नाम को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए 35 साल का होते ही हर किसी के मन में ये ना आए कि मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि ये जो कंडीशंस थी, इससे पिछली स्लाइड पर लिखी थी शायद मैंने, ये वाली, ये तो 35 तो कोई भी क्रॉस कर गया। भारत के नागरिक भी हम सब हैं, हम कहते हैं योग्यता जी हमारे अंदर भी है, तो हम भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन कौन सी कंडीशन तुम्हें रोक लेगी? तुम्हें कोई 50 एमएलए एमपी किसको जानते हैं? हम जैसे नॉर्मल लोगों को कोई एमपी एमएलए भाई जानेगा तो 1-2, तुम्हें 50 एमपी एमएलए कैसे जान जाएंगे? तो कोई बड़ी हस्ती होगी। इस कंडीशन के कारण एक आम आदमी कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो पाऊं। और अब तक का रिकॉर्ड है, राष्ट्रपति जितने लोग बैठे हैं, अभी 14वें नंबर के हैं, ये मैक्सिमम लोग या तो कांग्रेस से थे या बीजेपी से है। बीजेपी के, आरएसएस के तो ये पहले ही बने हैं ना। कौन है ये? रामनाथ कोविंद। और इनके इलेक्शन में जानते हो आज तक के सबसे ज्यादा वोट डले हैं, 90% से ज्यादा एमपी एमएलए, 99 भी लिख देते हैं कि इतने लोग प्रेजेंट है, 90% प्लस लिखते हैं वैसे आइडियल में। इतने एमपी एमएलए सारे आ गए वोट डालने। किसके इलेक्शन में? कोविंद। 2017 में बने थे ये, 25 जुलाई 2017। तब ये 71 साल के थे। अब उस बात को 17 से 21 4 साल, तो अब इनकी एज 74 के आसपास, 74-75 के आसपास इनकी एज होगी। ठीक है, तो ये हैं रामनाथ कोविंद। इन 14 में कई बार ऐसा हुआ, कई लोग थे जिनको मौका नहीं मिला कि भाई मैं इलेक्शन में, न कांग्रेस ने सीट दी न बीजेपी ने, तो ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हो गए, या कह लो निर्दलीय। निर्दलीय का मतलब क्या होता है? जो किसी दल में ना हो और वो जीत भी गए। बीबी गिरी का नाम पता है? बीबी गिरी निर्दलीय खड़े हुए थे, पहले कार्यवाहक थे, ये खड़े हुए बिना दल के और जीत भी गए। इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था जब राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना था। यानी राष्ट्रपति बनने की कंडीशंस आपको, मुझे रोक देती हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में सोचने से भी। इसका इलेक्शन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और ध्यान से समझना आप, एक प्रोसेस है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय। कैसी है ये? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका मतलब देखें क्या है? प्रतिनिधित्व, इसका मतलब है एकल संक्रमणीय का मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल। जैसे हम जब वोट डालते हैं, मैं और तुम, एक आदमी के वोट की कीमत, कोई आईएएस वोट डाले, कोई एमपी वोट डाले, कोई तुम, मैं, कोई गरीब, कोई रेहड़ी लगाने वाला, हम सब बराबर हैं। लेकिन अगर एमपी एमएलए के वोट की कीमत देखें ना राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो दोनों के वोट की कीमत अलग है, क्योंकि ये एक के नाम के आगे बटन नहीं दबाते, ये वरीयता से वोट देते हैं। वरीयता का मतलब प्रेफरेंस के बेसिस पर। प्रेफरेंस के बेसिस पर कैसे? जैसे मान लीजिए कांग्रेस ने एक आदमी खड़ा कर दिया ए और बीजेपी ने जेड। अब यहाँ एक एक आदमी से वोट पूछा जाएगा, भाई किसको वोट दोगे? तो सोचो 233 तो 1, 543 1, और 60 से 500 के बीच में 30 जगह के लोग, तो हजारों लोग हो गए। तो मान लीजिए किसी ने कहा मैं इसको बनाऊंगा फर्स्ट, अगर ये नहीं बन पाया ये सेकंड, मान लीजिए एक और है एम, कह देगा मैं इसको थर्ड बनाता हूँ, ये निर्दलीय है। फिर इससे पूछा, इसने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इससे पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर इनसे पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर पूछा तो इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड।
अब ये देखा कि ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल 5 आदमियों का दिया, ऐसे हजारों होते हैं। अब देखेंगे सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दी गई। अगर एक को प्रेफरेंस मिली है और एक कोटा रखा जाता है, निश्चित कोटा, निश्चित कोटा, ये निश्चित कोटा मतलब मिनिमम नंबर, भाई इतने वोट्स मिलने चाहिए, जितने वोट डले हैं उनके, अगर ये इसने अचीव कर लिया तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। अब सोचो इसको निश्चित कोटा नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे चक्र की मतगणना करेंगे और इसके इन वोट्स को ट्रांसफर कर देंगे उसको जिसको सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस मिली होगी, जिसको सेकंड सबसे ज्यादा मिला ना, उस तक इसके वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर वो जीत जाएगा। ऐसा हमारे देश में आज तक सिर्फ एक बार करना पड़ा था, दूसरे चक्र की गणना करनी पड़ी थी। और ये कौन राष्ट्रपति था, वी गिरी। किसी को न्यूनतम कोटा ना मिले तो उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस का दोबारा से नाम देखो, समझ में आएगा। क्या लिखा है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, वरीयता से वोट दिया, अगर नहीं यूज किया वो वोट उस आदमी ने, निश्चित कोटा नहीं मिला तो वो ट्रांसफर होके दूसरे के पास चला गया। आपके देश में एमएलए और एमपी दोनों अलग अलग जगह से आते हैं, दोनों के वोट की वैल्यू भी अलग मापी जाती है। कैसे, पहले बात करते हैं एमएलए, क्योंकि ये ज्यादा जगह से आएंगे। कितनी जगह से, 2800 राज्य और दिल्ली और पौंडीचेरी। अब मान लीजिए हरियाणा का कोई एमएलए जाता है, कोई मतलब सारों को जाना है, तो यहाँ देखा जाएगा कि यहाँ के एमएलए का जो वोट का मूल्य है, क्या यूपी के एमएलए के वोट का मूल्य भी वही होना चाहिए या अलग अलग, अलग अलग होगा ना। अब ये वोट का मूल्य कैसे निकालें, हरियाणा की जितनी जनसंख्या है उसको डिवाइड कर दे, यहाँ एमएलए की सीट्स कितनी हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 1/1000, या कह दो डिवाइड कर दो 1000 से, बात एक ही है। अब ध्यान से सुनो, जनसंख्या हर किसी की अलग है, जनसंख्या रोज घटती बढ़ती है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि जनसंख्या कैसे मापोगे। अब 2017 में इलेक्शन हुए, तो 2017 में इस इलेक्शन में क्या 2011 की जनगणना ली गई, नहीं, जनगणना एक बहुत पुराने साल की 1971 की जनगणना लेके, और उसकी उस टाइम पे जो एमएलए सीट्स तो सबकी लेते हैं, जनगणना पुरानी, इंटू 1/1000, तो सबकी जनगणना सेम निकली होगी या अलग अलग, सबकी एमएलए सीट भी अलग अलग होंगी, तो आंकड़े सेम आएंगे अलग अलग, हर राज्य का आंकड़ा अलग होगा। तो इसका आंकड़ा किसी भी राज्य का, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। अब जैसे यूपी है, तो यूपी की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एमएलए सीट 403 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, हर राज्य के एमएलए मतलब 30 जगह के एमएलए, एक का मूल्य निकाल के गुणा कर दो जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो आंसर आ गया। एक इमेजिन कर लीजिए, एक जगह का मूल्य निकल आया 100, सिर्फ एक आंकड़ा बता रही हूँ, तो एक जगह का 100, एक का 200, एक का 300, एक का 400, ऐसे करके कितनी जगह के निकालने हैं। और फिर जब ये सब कुछ निकल आए तो उससे एमपी के मत का मूल्य निकलेगा। कैसे, इन सब राज्यों का टोटल कर दो और उसको डिवाइड कर दो 543 प्लस 233 से। ये इससे क्यों किया, नंबर ऑफ एमपी सीट्स है, कोई मल्टीप्लाई मत करना, इतना कर देना, इससे जो डिजिट आएगा वो वैल्यू होगी आपके एमपी की। क्या ये समझ में आ गया। एमपी में आपने जनसंख्या की बात नहीं की, एमएलए में आपने किसकी बात की थी, जनसंख्या। कैसे निकाला था, जनसंख्या डिवाइडेड बाय सीट्स इनटू 1/1000। हर राज्य का सेम है या अलग अलग, हर राज्य का ऐड करके क्या बन गया, टोटल, डिवाइड किससे कर दिया, नंबर ऑफ एमपी सीट्स से, और इस तरह तुम्हारा काम निकल आया कि निश्चित कोटा किसको मिला। अब देखो, जो आदमी इलेक्शन में खड़ा होगा उसको कम से कम 1/6, यानी अगर 60 वोट हैं तो 10 मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल से 60 वैसे बहुत हजार होती हैं, अगर 1/6 भी नहीं मिलती ना तो ये शर्म की बात है। और उस कंडीशन में जो इसने जमानत राशि कितनी थी, 15,000, ये जब्त हो जाएगी। और ये बहुत बेइज्जती है कि किसी की जमानत राशि जब्त हो जाए। तो खड़े क्यों हुए थे इलेक्शन में, तुम्हें पता तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम्हें इतने भी वोट मिले। आज तक कभी भी ऐसा बहुत एकाधे का हुआ है, रेयर होता है, हुई है एकाधे की जमानत राशि भी जब्त। ये राशि इतनी छोटी बनाई है कि किसी को डर भी नहीं लगता। अगर इसको 15 करोड़ कर दे तो भी इलेक्शन तो लड़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कितनी अच्छी बात, तो इसकी राशि बढ़ा दें, क्योंकि जब ये जब्त होगी तो ये किसके पास जाएगी, आरबीआई। 15,000 रुपए में बिगड़ता क्या है, हो भी गई जमानत राशि तो क्या फर्क पड़ गया। ये इतना बड़ा, तुम और मैं तो लड़ने नहीं वाले, इसको कौन लड़ेगा, कोई राज्यपाल, कोई मंत्री, कोई इस तरह का आदमी ना। तो ये 15,000 है महज। इसके सारे काम चुनाव के कराएगा चुनाव आयोग।
यानी इलेक्शन कमीशन। लेकिन इसमें आप और मैं कहीं नहीं जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर जो जाएगा ना, वो इनका राज्यसभा का और लोकसभा का महासचिव होगा। यानी तुमसे और मुझसे तो कोई लिंक ही नहीं है। इलेक्शन हमारे भी यही कराता है चुनाव आयोग, लेकिन हमारे यहाँ महासचिव कभी नहीं आता। अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन है तो राष्ट्रपति के में राज्यसभा का अगर आ गया तो उपराष्ट्रपति के में कहाँ का आएगा। और मैंने तुम्हें बताया सचिव मतलब कौन, आईएएस। तो सबसे तगड़े देश के जो आईएएस होते हैं ना, वो बनते हैं जनरल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी तो ढेर होते हैं, एक होता है चीफ सेक्रेटरी, एक होता है जनरल सेक्रेटरी। ये जनरल सेक्रेटरी है, सबसे बड़ी पोस्ट है ये चीफ सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी। ये इनके इलेक्शन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के में इलेक्शन ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। जब वैसे होता है ना तो इलेक्शन ऑफिसर किसी को बनाते हैं, सरकारी स्कूलों में से बनते हैं। मैं बताऊं आपको, जितने ईओ होते हैं इलेक्शन ऑफिसर, वो हमारे स्कूलों में से ही जाते थे टीचर्स। लेकिन इनके ऑफिसर्स कौन बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव। अगर किसी राष्ट्रपति ने कुछ करके धांधली कर दी इलेक्शन में, तो उसका उपचार क्या है, क्या करें फिर उस कंडीशन में। उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन पीछे हट जाएगा, भैया मेरा काम था चुनाव कराने का 324। उस कंडीशन में आप आर्टिकल 71 को उठा के और सीधे किसका दरवाजा खटखटाओ, सुप्रीम कोर्ट। और ये तुम्हें और मुझे थोड़ी पता चलेगा, धांधली तो अंदर होगी। इसीलिए कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर और कम से कम 20 सदस्य, ये 20 सदस्य उसके दुश्मन नहीं होंगे, ये होंगे एमपी और एमएलए। ये एक अर्जी लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जी ऐसे ऐसे इस आदमी ने धांधली की है, हमारे पास इसके खिलाफ सबूत हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है केस चल पड़ेगा। केस 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल, तब तक ये अपनी पोस्ट पे बैठ के काम करता रहेगा। केस कभी आगे जाके जब होगा तब हटेगा, नहीं तो अगर नहीं हटेगा तो फिर इस पे एज इट इज काम करेगा। यानी इसकी धांधली छोटी नहीं है, बड़ी है। इसलिए किसको सौंपी गई है। जब ये हटेगा, मान लो 7 महीने बाद हट गया, तो 7 महीने में जितने काम किए वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि इसके साइन ही तो लिए थे। काम तो सारा किसने किया था, लोकसभा और राज्यसभा। अब सोच समझ के बताना, अगर इसका चुनाव हो और किसी राज्य में विधानसभा भंग कर दी गई हो तो चुनाव होगा, चुनाव होगा। फिर उसके मेंबर का क्या करेंगे, चुनाव करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, इसका कारण पता हो। तुमने वैसे होगा तो बता दिया, क्योंकि आपके देश में कितने राज्य हैं और कितनी यूटी हैं। इनमें 5 साल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं की विधानसभा भंग ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। इतने सारे में से कभी ना कभी कोई ना कोई तो भंग होगी ही होगी। इसलिए कह दिया कि चुनाव अगर सिर पे आ गया तो बेशक भंग हो, 2, 4, 6, 10 कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव कराया जाएगा। अब बताओ, अगर लोकसभा भंग हो तो भी चुनाव हो सकता है, होगा, तब भी होगा। यानी किसी की कोई इनके सामने औकात नहीं है। अगलों को अपने इलेक्शन से मतलब है, जो भंग हैं तो भंग पड़े रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपना इलेक्शन कर लेंगे, क्योंकि एक तो कभी भंग हो ही नहीं सकती ना, ये ही कर देगी सारे इलेक्शन। तो ये सब दिखावटी हैं, आते हो आ जाओ, अगर भंग हो गई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति को ये अकेले बना देगी। अगर ये भी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे देश की विधानसभाएं भंग हो, पर 2-4 भंग होना नॉर्मल है आपके देश में। उस कंडीशन में चुनाव संपन्न किए जाएंगे। कौन कराएगा ये काम, चुनाव आयोग। सारा प्रोसेस समझ में आ गया। अब किताब उठाओ जरा, पेज नंबर 96 पर आ जाओ, संघीय कार्यपालिका। ध्यान से पढ़ते समझते चलेंगे, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखो, कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत। अब ये 3 वर्ड्स बार बार आएंगे। एक शब्द आएगा विधायिका, इसका क्या मतलब, जो क्या बनाए, और कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ, अब ध्यान से सुन लो, इसको मैं अगले 15 दिन तक ये शब्द बार बार आएगा, और जिसको नहीं समझ में आया उसको आगे तक कुछ नहीं समझ में आना। विधायिका वो होती है जो हमारे लिए विधि का निर्माण करे। विधि मतलब कानून कौन बनाती है, संसद, यानी विधायिका का मतलब है संसद। कार्यपालिका वो है जो बनाए कानून पर काम करे, उसको एग्जीक्यूट कराए, तो इसे आप कहते हैं सरकार। और न्यायपालिका तो आप जानते ही हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब बताओ जरा, बड़ी चीज कौन सी है, विधायिका या कार्यपालिका,
विधायिका में तो सब आ गए, लोकसभा भी, राज्यसभा भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, सरकार भी और विपक्ष भी, सब लोग आ गए विधायिका में। क्या कार्यपालिका में विपक्षी आएंगे? विपक्षी क्यों काम करेंगे? काम कौन करेगी? सरकार। जवाबदेही किसकी है? सरकार। हमने पढ़ा प्रश्न रोक, ये क्या था, प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्प, बताए थे ना, ये इनसे तो क्वेश्चन होते हैं। सरकार को जवाब देना है, विधायिका को नहीं देना। पढ़ो, कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। टिक कर लो, कार्यपालिका जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। नीति बनाएगी संसद, विधायिका, लेकिन काम करेगी कार्यपालिका या सरकार। तो जिम्मेदारी किसकी है? जो काम करेगा। और काम कौन करेगी? सरकार। कार्यपालिका नीति निर्माण में भाग लेती है। क्या सरकार नीति के निर्माण में आती है? सरकार नीति निर्माण में आती है। विधेयक दो तरह के नहीं बताए थे, मंत्री विधेयक पेश करते हैं, तो यही तो बनवाते हैं नीतियां। नेक्स्ट देखो, भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को, टिक कर लो, कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो सारी ताकत किसके पास है? राष्ट्रपति। अंडरलाइन करना, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, फेडरल सिस्टम, जिसमें संघ में दो ताकत होती हैं, एक किसके हाथ में? केंद्र, और एक राज्य। लिस्ट बना रखी है ना तीन तुमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वही है ये। अंडरलाइन रखो, इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, दिखावटी, औपचारिक, और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी। तो असली पावर किसके पास? पीएम। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन? पीएम। लिख लो यहाँ, मंत्रिमंडल के जगह मुखिया पीएम। तो पावर यूज करता है पीएम, लेकिन किताब ने कह रखा है तुम्हारा मुखिया कौन है, क्योंकि वही पहला नागरिक है, तो वही पहला मुखिया। नेक्स्ट करो, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब पीएम और उसके मंत्री, इनको क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। अब मैंने तुम्हें बार बार बताया कि ये तो आधे अनपढ़ हैं, इनका काम है, क्या करते हैं ये? दिखावट करते हैं सारी। काम कौन करता है? सचिव। और सचिव मतलब कौन? हाँ, जिनको बाबू कहा जाता है। मैंने कल बताया था, एक महीने पहले कह रहे थे कि अब देश को बाबू चलाएंगे, मजाक के तौर पे, कि इनको बड़ा कुछ चलाना आता है। ये जो आईएएस है ना, असली कार्यभार यही संभाल रहे हैं। और जो तुम्हारे देश में ये इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा है ना, बढ़िया मतलब नेगेटिव वाला बढ़िया भी, उनके पीछे भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये और दूसरे लोग सब मिले हुए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी मुंबई में देखा था, अंबानी के घर के बाहर क्या निकला, उसके अंदर क्या निकला कि कितने कहता था, एक महीने में 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करके दो, यही तो मामला था। ये तो बहुत छोटी बात सामने आई। अभी इसको अगर सच में उछालें तो इतने मंत्रियों के नाम निकलेंगे, सीएम से लेकर राज्यपाल से लेकर, कोई बड़ी बात नहीं, पीएम तक सबके नाम आ जाएं। लेकिन आप देखना, ऐसे लोगों का केस कुछ दिनों में गायब करके और मरवा देंगे। कुछ दिनों में ऐसे दिखा, वो पीछे गाड़ी नहीं पलटी थी एक की, क्या नाम था उसका, विकास दुबे, सही सलामत जाएगा, गाड़ी पलट गई। ऐसे ही होता है नॉर्मल, ये और ये एक जैसे हो जाते हैं। बस अंतर क्या है, ये बुद्धि वाले हैं और ये बुद्धि वाले हो भी सकते हैं और बुद्धिहीन भी हो सकते हैं। बाद में सबको मिलके देश को चलाना होता है, या कह लो खाना होता है, बात एक ही है ना, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का नाम आएगा, आप देखना। तो भारत में राजनीतिक कार्यपालिका मतलब ये मंत्री। अगला पढ़ो, जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जिनमें सिविल सर्वेंट आते हैं। सिविल सर्वेंट कौन? आईएएस। आईएएस ही सिविल सर्वेंट होते हैं मेन। आगे पढ़ना, संविधान के भाग 5, टिक कर लो, 5 के तुम्हें याद है, 5 ही पार्ट थे, 52 से 78, 79 से 122, 123, 124, 148 पढ़े थे ना, वही है, टिक करना। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, अंडरलाइन रखो, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। कौन सा आर्टिकल महान्यायवादी का था? 76 में महान्यायवादी था। कैग भी पढ़ा था 148 में, तो इसी के तो अंडर आ गया था वो भी आगे जाके। नेक्स्ट पढ़ना, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। हम भारत को देश कहते हैं, लेकिन दुनिया में हम क्या माने जाते हैं? राज्य। पूरी दुनिया का हर देश राज्य है, टिक कर लो। राष्ट्रपति राज्य प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक, राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है।
अनुच्छेद 52 टिक करना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान है। टिक कर लो, औपचारिक यानी किताबी, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं, और असलियत में सरकार कौन चलाते हैं? आईएएस, मंत्री नीति, मंत्री सिर्फ उस पर साइन करते हैं। अगला टिक कर लो, राज्यों के स्तर पर राज्यपाल होता है, सीएम या मुख्यमंत्री, और मंत्रिपरिषद ये कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई। जहां भी शब्द है फॉर्मल, तो फॉर्मली किसको बना दिया, लेकिन रियलिटी में कौन पावरफुल है? आगे टिक कर लो, वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति एक तरह से कठपुतली है जिसके तार किसके हाथ में है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पिछली सरकार, अभी इस सरकार और पिछले राष्ट्रपति कौन थे? वो प्रणब मुखर्जी। कौन सी पार्टी के थे? दोनों पार्टी की अपोजिट बातें होती है ना, लेकिन कितना बढ़िया साल काट के गए। 14, 15, 16, 17। 14 में आए थे मोदी जी और 17 में बने थे, वो हटे थे। इन 3 सालों में, 3-3.5 सालों में कभी देखा इनमें लड़ाई हुई हो, तू मैं हुई हो? और बल्कि कौन सा रत्न मिल गया? इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से सरकार की नीतियों को किसने फॉलो किया, ये पॉइंट क्लियर करेगा। वास्तविक प्रमुख कौन था? मोदी जी। और दिखावटी प्रमुख कौन था? प्रणब मुखर्जी। आगे टिक कर लो, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। कौन से देश में डायरेक्ट जनता? अमेरिका। अमेरिका में डायरेक्ट जनता। उनका राष्ट्रपति 4 साल का, हमारा 5 साल का। तभी जब उनका राष्ट्रपति हर 4थे साल में जनवरी में ओथ टेकिंग करता है ना, शपथ, इतनी ठंड होती है कि आदमी बाहर निकल के हो सकता है कहीं तूफान में फंस जाए। हजारों लोगों की भीड़ जाती है शपथ देखने। जैसे हमारे यहाँ तो आम आदमी को बुलाते ही नहीं, हमारे यहाँ लधेड़ ही इतनी ज्यादा, ये इतने जानवर टाइप के लोग भरे हुए हैं, इनसे ही काम चलाते हैं। वहां पे जनता को कहते हैं जनता आओ, इनविटेशन जनता। और इतनी बर्फीली आंधियों में जनता जाती है देखने कि इस आदमी को हमने अगले 4 साल के लिए अपना मुखिया बना लिया। यानी कितना फेथ है वहां के लोगों को अपने राष्ट्रपति पर। और हमारे इंडिया में किसी को पता ही नहीं चलता कब इनका क्या, हम तो टीवी पे देख लेते हैं, अच्छा ये आदमी ये बन गया, हमें कौन बताएगा। नेक्स्ट देखो, तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए सीधे जनता द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अमेरिका में कैसे है? प्रत्यक्ष। अगला भी टिक करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक, यहाँ लिख लो एमएलए, और सांसद करते हैं, एमपी। तो इनडायरेक्ट है, आपने एमपी एमएलए बनाए, उन्होंने बना दिया राष्ट्रपति। नेक्स्ट पढ़ना, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान रीति से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। इससे अगला भी टिक कर लो, अनुच्छेद 54 क्या कहता है? निर्वाचक मंडल करता है इसका निर्वाचन। इलेक्ट्रो कॉलेज लिखा है, इसको काट दो, इलेक्टोरल कॉलेजियम लिखना था। ये इंग्लिश में भी ऐसे, इंग्लिश में भी थोड़ा सा ठीक है, देखो इलेक्टोरल लिखा है लेकिन कॉलेजियम है, ये कॉलेज लिख दिया ना, इसको कॉलेजियम कर लो। कॉलेजियम मतलब होता है ग्रुप, कॉलेजियम, इलेक्टोरल कॉलेजियम, निर्वाचक मंडल जिसको बोल रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेजियम। इसमें टिक करना, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो कौन नहीं होते? निर्वाचित तो हैं, तो कौन नहीं है? मनोनीत नहीं, लिख लो यहाँ, मनोनीत नहीं, नॉमिनेटेड नहीं। अगला टिक करना, राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित। तो कौन नहीं वहां से भी? वहां से तो वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि वहां पे एंग्लो इंडियन था जो अब हट गया। कितनी विधानसभाएं आपके देश में? 30। यहाँ लिख लो ये बात, 28 प्लस डीपी, दिल्ली पौंडीचेरी, 28 प्लस डीपी, तो 30 हो गई है। अगला पॉइंट टिक करना, 70वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या एनसीआर और एनसीटी एक ही बात है? एनसीआर का मतलब दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और यूपी, और एनसीटी मतलब दिल्ली की टेरिटरी, ये टिक कर लो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। ऊपर 2 पॉइंट और कर लेते हैं, बाकी कल पढ़े, मंडे को पढ़ेंगे। नामजद सदस्य, नामजद कौन होते हैं? नॉमिनेटेड, इंग्लिश में टिक कर लो, नॉमिनेटेड मेंबर्स। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अब तो नॉमिनेटेड खत्म ही हो गए, सिर्फ कहाँ रह गए?
राज्यसभा और विधान परिषद में, परिषद से तो बुलाया ही नहीं, तो कहाँ के नहीं आएंगे? राज्यसभा के 12 एक्सपर्ट्स। अगला पॉइंट पढ़ना, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। कितने लोग आज तक बने हैं ऐसे जो कई बार बन गए हों? एक भी नहीं। राजेंद्र प्रसाद सिर्फ 2 बार बने थे। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।